नई सोच नई कहानी, अ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी प्रस्तुत है आज इस कार्यक्रम की तीसरी कड़ी, जिसे पेश करेंगी महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी। आज का विषय है सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका नई सोच नई कहानी में। मैं हूँ स्मृति ईरानी। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सपनों के ऐसे जहां में जहां प्यार ही प्यार खिला हो, हम जाके वहां खो जाएं, शिकवा न कोई गिला हो, कहीं बैर न हो, कोई गैर न हो, सब मिल के यूं चलते चले जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। गम और आंसू होना जिंदगी की एक हकीकत है, लेकिन एक हकीकत ये भी कि अगर आंसू छलक पड़े इसलिए क्योंकि कोई अपना बीमार है, तो है कोई ऐसा जो समाधान लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत है। जी हाँ, भारत सरकार के सौजन्य से आज हमारे साथ इस स्टूडियो में आमंत्रित हुए हैं सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय सुधांशु पंत जी और राजेश भूषण जी, जो पंत जी से पहले ये जिम्मेदारी सचिव के रूप में भारत सरकार में संभालते थे। राजेश जी, आपने वर्तमान सचिव रहे हैं एक ऐसे विभाग के जिन्होंने राष्ट्र की सेवा एक कठिन परिस्थिति में की। कोविड का ऐसा मायाजाल पूरे विश्व पर था कि न्यूयॉर्क तक में ये बातें होती थी कि हिंदुस्तान बचेगा कैसे। ऐसी परिस्थिति में जहां पर ये नहीं पता था बीमारी का कैसे सामना होगा, 140 करोड़ के देश में दवाइयां कैसे पहुंचाएं, टेस्ट किट कैसे पहुंचाएं और फिर वैक्सीन का निर्माण और वैक्सीन कैसे पहुंचाया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि जो देश का शीर्ष नेतृत्व था उसने ये संदेश दिया न केवल प्रशासकों को बल्कि आम जनता को भी कि हम ये कर सकते हैं। जैसा आप बता रही हैं कि पूरे विश्व में जिनको हम अंग्रेजी में नेसेयर्स कहते हैं, उनका कहना था कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, इतनी चैलेंजिंग स्थितियां, कैसे ये निपटेंगे इस वैश्विक महामारी से। तो सबसे पहले तो प्रोएक्टिवली देश में अपना R&D हो, जिससे कि वैक्सीन बनी और देश में R&D होने की वजह से टेस्ट्स बने और देश में एक नई क्षमता पैदा हुई PPE किट्स बनाने की, N95 मास्क बनाने की, और जो भी प्रोटेक्टिव गियर हमारे डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिक्स को चाहिए था वो न केवल बनने लगा बल्कि हमने 100 से ज़्यादा देशों में दवाइयाँ भी भेजी, वैक्सीन भी भेजी और इस तरह के प्रोटेक्टिव किट्स भी भेजे। सुनने में आसान लगता है राजेश जी, लेकिन हकीकत यह है कि 140 करोड़ का देश है, अलग अलग प्रदेश की सरकारें हैं, अलग अलग जिलों में चीफ मेडिकल ऑफिसर है और नागरिक खौफजदा है, बाहर निकलना नहीं चाहता। ऐसे में घर घर तक टेस्टिंग के लिए पूरी व्यवस्था कैसे पहुंची, थोड़ा सरलता से आज जो सुन रहे हैं उनको बताइए। मैडम, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनको हम फुट सोल्जर्स ऑफ हेल्थ कहते हैं, उन्होंने
तो 3 लाख ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ जो कि गांवों में काम करती हैं, 10,70,000 आशा बहनें जो कि एक बहन 250 घरों को देखती है, लगभग 1,000 की आबादी को। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी स्वास्थ्य के कार्यकर्ताओं की फौज हो, और इसको ट्रेन करके तुरंत मैदान में उतारा गया, इसको प्रेरित किया गया। इन लोगों ने घर घर जाकर शुरुआती दौर में क्वारंटाइन को इन्फोर्स किया कि लोग घर के भीतर रहें। उसके बाद के दौर में इन्होंने टेस्टिंग लोगों की हो जाए, इसको इंश्योर किया। फिर इन्होंने ये भी इंश्योर किया कि जिन लोगों को घर में ही दवा पहुंचानी है उन्हें दवा पहुंच सके। तो समुदाय की एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही इसमें। राजेश जी तो वॉर टाइम सेक्रेटरी साबित हो रहे हैं। सुधांशु जी, आप पीस टाइम सेक्रेटरी हैं, लेकिन वाकई में स्वास्थ्य की दुनिया में क्या जब खामोशी है, जब सन्नाटा है, तब ऐसा है कि बीमारी फैलती नहीं या बीमारी चुनौती बनकर आती नहीं? मैडम, पीस टाइम सेक्रेटरी अवश्य हैं, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला था कोविड में स्वास्थ्य मंत्रालय में ही सेवाएं देने का। जब राजेश भूषण जी ही सेक्रेटरी थे और मैं OSD के तौर पे राज्य सरकार से यहाँ आया। और पीस टाइम हेल्थ मिनिस्ट्री में कभी होता नहीं, क्योंकि कोविड पैंडेमिक अवश्य डाउन हो गया है, किंतु देश के विभिन्न एरियाज में कभी जैसे निपा वायरस 1 महीने पहले केरला से खबर आई, कभी जीका वायरस कहीं से होता रहता है। कुछ ना कुछ आउटब्रेक किसी न किसी क्षेत्र में इतने बड़े देश में होता रहता है। हम लोग सदैव मुस्तैद रहते हैं, 140 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता रहती है। तो और ये समय ऐसा है कि जो कोविड से हमने सबक सीखे, उसके बाद बहुत बड़ी योजनाएं स्वीकृत हुई माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज को विकसित करने के लिए। सबसे बड़ी योजना जो सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखी गई वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। मुझे बताएं पंत साहब, मैं सही कह रही हूँ या गलत, लेकिन अब तक 27 करोड़ से ज्यादा आप लोगों ने आयुष्मान भारत के कार्ड्स दे चुके हैं। आप 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आप सहयोग पहुंचा चुके हैं। अब तक 75,000 करोड़ रुपया लगभग आप खर्चा कर चुके हैं, और अब तक 5 करोड़ 90 लाख से ज्यादा लोगों का हॉस्पिटल एडमिशन मात्र इस एक कार्यक्रम के माध्यम से हो चुका है। क्या ये सही है? बिल्कुल मैडम, ये पूरे विश्व की आज तक की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जिसको कहते हैं PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये आयुष्मान भारत के अंतर्गत ही 2018 में इसी सरकार ने इसको लॉन्च किया, और मात्र 5 वर्षों में करोड़ों लोगों ने इसका लाभ लिया है। 27,000 से अधिक अस्पतालों में इसका एम्पैनलमेंट जो है, उसके माध्यम से लोग भर्ती होके, जो कभी सोच नहीं सकते थे लोग कि 5 लाख तक का मुफ्त इलाज उन्हें मिल सकता है, आज उनके हाथ में ये अधिकार है, उनके हाथ में आयुष्मान कार्ड है। और बहुत ही एक सफल योजना रही है, जिसने बहुत से गरीब लोगों का कल्याण किया। पंत साहब, सब आयुष्मान भारत योजना के बारे में लगभग जानते हैं, लेकिन ये आभा क्या है? 36 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स जो आपने खोले हैं, इसका क्या उपयोग है? जी, आभा का फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो आयुष्मान भारत में जब दूसरे पिलर्स जोड़े गए, उसमें डिजिटल हेल्थ मिशन भी जोड़ा गया। डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत ये योजना है कि जितने भी देश के नागरिक हैं, सबका एक यूनिक आभा ID नंबर बने, सबके हेल्थ रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटलाइज हों। जितनी स्वास्थ्य फैसिलिटीज हैं, चाहे छोटे से छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर से लेके बड़े से बड़े अस्पताल तक, सबका रजिस्ट्रेशन हो। हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, नर्सेज, एलाइड हेल्थ, छोटे से बड़े, सबका उसमें रजिस्ट्रेशन हो। और इस तरह से डिजिटल मिशन के अंतर्गत ये सब कार्रवाइयाँ होती हैं। तो हर नागरिक को हमें आभा ID नंबर देना है, अभी तक जो करीब 47 करोड़ लोगों तक का बन चुका है। 47 करोड़ लोगों तक पहुंच चुके हैं भारत सरकार की ये योजना। और अगर आप भारत सरकार से सिर्फ डिजिटली नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पंत साहब की उपस्थिति में मैं उनका टोल फ्री नंबर भी बता दूं, 1455514555। अगर आप फोन करके जानकारी लेना चाहें। लेकिन जैसे कि पंत साहब ने कहा, राजेश भूषण जी निवर्तमान हमारे सचिव हैं, उनके OSD के रूप में पंत साहब कार्यरत थे। आज पंत साहब के पास जिम्मेदारी है, वॉर टाइम हो या पीस टाइम हो। जैसे कि पंत साहब ने और राजेश जी ने कहा, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
सुन रहे हैं नई सोच नई कहानी, रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। जिंदगी और जंग के बारे में बात कर रहे थे और बहुत बड़ी जंग है जो भारत सरकार ने और हमारे समाज ने लड़ने की कोशिश की है, लड़ने का संकल्प किया है टीबी के साथ। आज अगर हम टीबी केसेस की बात करें तो साल 2015 से लेकर 22 तक टीबी के केसेस हमारे देश में 16% घटे हैं। पंजाब टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ये एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय संकल्प है, कुछ बताएं इसके बारे में। जी, ये नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम है जिसके साथ अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय टीबी मुक्त कार्यक्रम अभियान इसको लिंक कर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में आह्वान किया था कि भारत को टीबी मुक्त बनाना है दिसंबर 2025 तक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में तो ये था कि 2030 तक, लेकिन देश को उससे 5 वर्ष पूर्व टीबी मुक्त करने का बहुत बड़ा अभियान प्रधानमंत्री जी के आह्वान के कारण ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के टीबी के इलाज के लिए, टीबी के पोषण की व्यवस्था के लिए एक निक्षय मित्र हैं जो टीबी पेशेंट के मित्र के रूप में उनको सहयोग करते हैं और टीबी चैंपियन हैं। इस तरह के कई इसमें अभिनव प्रयोग किए गए हैं टीबी की जंग से लड़ने के लिए। राजेश जी, आपको ये नहीं लगता कि प्रधानमंत्री जी हमेशा समय से पहले समाधान देने में संकल्पित रहते हैं? मतलब दुनिया कहती है 2030 तक हटाओ, पीएम कहते हैं नहीं 2025 तक हटाओ। डजंट ही ऑलवेज ड्रीम द इम्पॉसिबल ड्रीम एंड मेक इट कम ट्रू? नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मैडम। मुझे याद है 2018 में जब प्रधानमंत्री जी ने वो भाषण किया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम 2025 तक इसका उन्मूलन करेंगे, तो बड़ी चीज उन्होंने ये कही थी कि टीबी का उन्मूलन तब हो सकता है जबकि पहले आप टीबी पहचाने, तो गांव के लोग जाने कि उन्हें टीबी है, और फिर जिनको टीबी की पहचान हो जाए उनको हम इलाज के दायरे में ले आए, यानी उन सबको दवा मिलने लग जाए। इसलिए वो एक प्रॉपर प्लान के साथ उन्होंने कहा कि 2025 तक इसका उन्मूलन करेंगे। लेकिन राजकुमार जी आज हमारे साथ हैं गाजियाबाद से। टीबी से सक्सेसफुली आप रिकवर हो चुके हैं। राजकुमार जी, आप गाजियाबाद से हैं, गांव से हैं। कहना आपको लगता है आसान है, लेकिन जब पहली बार डिटेक्ट होता है, पता चलता है कि व्यक्ति को टीबी है, तब समाज में उस व्यक्ति के प्रति रिएक्शन क्या होता है, क्या रुझान होता है? पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूं। और मैम, जैसे कि समाज का रिएक्शन है, मैम टीबी के पेशेंट के साथ समाज वाकई में बहुत गंदा व्यवहार सा करता है, दूर दूर भगता है जाता है, उसको साथ नहीं रखता है, उसके साथ बोलने चालने में उसके साथ नहीं देता है। जबकि ऐसा ये बीमारी कोई इतनी खतरनाक नहीं है, इसको पूर्ण रूप से ठीक भी किया जा सकता है इलाज के साथ में, 6 महीने की दवाई खाने के साथ में। एक नॉर्मल सी चीज है। मैं तो बल्कि ये मानता हूँ मैम, ये नहीं है कि पेशेंट के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए कि उससे दूर भागा जाए और उसके साथ में बोलना चालना बंद कर दिया जाता। आप तो दूर नहीं भागे, 300 टीबी पेशेंट्स की तो आपने मदद की। हमारे वहाँ डॉक्टर सीनियर हैं, डॉक्टर विकास भारतेंदु जी, तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि राजकुमार जी आप तो ठीक हो चुके हैं और आप अपने साथ में अपने गांव में एक सेंटर खोलिए और सेंटर चलाइए और पेशेंटों की भी मदद कीजिए। तो मैम उस तरह से मुझे एक टीबी चैंपियन भी बना दिया गया। उसके साथ मैंने डॉट सेंटर चलने लगा मेरा, और उसके बावजूद अब मैं 300 पेशेंटों को इसके जरिए ठीक करवा। बहुत बढ़िया। लेकिन काजल हमारे साथ आज हैं, भीमराव अंबेडकर कॉलेज में दिल्ली में पढ़ती हैं। काजल, क्या ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को ये खुशफहमी है कि टीबी मतलब जिनकी उम्र बड़ी है उन्हीं को होता है, छोटों को नहीं होता? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये बड़े लोगों को ही टीबी होता है। एक्चुअली टीबी किसी को भी हो सकता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, किसी को भी हो सकता है टीबी। एंड हमें अगर टीबी हो जाता है तो हमें इस तरीके से सभी लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि देखिए ये 6 मंथ का जो ट्रीटमेंट आपका चलेगा, इस दौरान में आपको कहीं भी आना जाना नहीं है, अपना टाइम टू टाइम मेडिसिन लेना है और हाई प्रोटीन डाइट में, जैसे कि आपको मतलब अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन में खाना पीना खाना चाहिए। जिस तरीके से आप अभी अपना ध्यान रख रहे हैं, आगे भी आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। जब कॉलेज में पता चलता है टीबी तो है, मैम अगर हमें जब कॉलेज में पता चलता है कि हमें टीबी है, तो पहले तो बच्चे ही हमसे दूर दूर हो जाते हैं, कोई हमसे बात करने को भी राजी नहीं होता है, टीचर्स भी क्लास में एंटर नहीं होने देते हैं। वो उनका ये मानना होता है कि किसी और बच्चे को ना हो जाए ट्यूबरक्लोसिस। और बच्चे जो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं वो भी सपोर्ट नहीं करते हम लोग को, वो भी हमारे घर पे आना जाना बंद कर देते हैं। तो सपोर्ट तुम्हें कहाँ से मिला? मैम जो हमारे डिस्पेंसरी में हमारे सर हैं विनोद सर, उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया था। मैम जब मैं गई थी तो मेरे को ऐसा लगा था कि शायद मेरी दुनिया यहीं ख़त्म हो चुकी है और मेरे फैमिली मेम्बर में आज तक कभी किसी को रहा नहीं टीबी। तो सर ने मुझे कहा कि बेटा ऐसा कुछ ही नहीं होता, देखो आपकी तरह यहाँ पे कितने सारे लोग हैं ट्यूबरक्लोसिस के जो पेशेंट है आपके यहाँ पे दवाई लेने के लिए आए हैं, तो जब ये ठीक हुए आप भी ठीक हो सकते हो। और आज मैं भी डीएमसी में बैठ के दवाइयाँ देती हूँ, प्रेरित करती हूँ लोगों की मदद हो। ऐसे ही एक प्रेरणा आज हमारे साथ यहाँ जुड़ी हैं गुलशाना, जो खुद टीबी से जूझ चुके हैं लेकिन अब तो नेता बन चुके हैं, टीबी की चैंपियन हो गई हैं।
मैम एक टीबी सर्वाइवर और टीबी चैंपियन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस रहता है कि एक हीरो और एक नॉर्मल पर्सन में जो डिफरेंस रहता है कि वो आगे चलकर लोगों की हेल्प करता है, वही टीबी चैंपियन का रोल है। और बात रही कि हमारा सोसाइटी में कैसा सपोर्ट रहा है, तो मैम मुझे ऐसा लगता है ना कि इफ़ यू वांट टू एलिमिनेट टीबी बाय 2025, तो मैम गांधी जी का एक थॉट है कि अगर आप समाज में परिवर्तन देखना चाहते हैं तो पहले खुद में परिवर्तन कीजिए। तो वो बात हमें खुद में इम्प्लीमेंट इस वजह से करनी चाहिए कि जब मुझे टीबी हुआ था तो मैंने खुद अपने आप को स्टिग्मेटाइज किया था और मैंने खुद अपने आप को डिस्क्रिमिनेट किया था कि टीबी हो गया है। मैं स्केयर्ड हो चुकी थी और मेरे को ना कोई कंसोल करने के लिए नहीं था कि मैं उस टाइम कैसे डिसीजन लूँ। और मेरा कॉलेज टाइम था और मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं स्टडी कंटिन्यू करूँ या मेडिसिन लूँ। और उसके बाद जब मैंने और लोगों को देखा तो मुझे लगा कि ये भी तो खा रहे हैं, ये तो मुझसे अच्छे हैं, तो मुझे क्यों शर्म आएगी खाने में। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अगर मैं स्टिग्मेटाइज करूंगी खुद को तो मैं कभी भी इस बीमारी से बाहर नहीं आ पाऊंगी। तो अगर आपको स्टिग्मा एलिमिनेट करना, खत्म करना है, तो पहले खुद को स्टिग्मेटाइज करना खत्म करो। क्योंकि जब हम खुद को बोलते कि मुझे टीबी है, मैं उससे बताऊंगा तो मुझसे बात नहीं करेगा, अगर ये हमने सोचना बंद कर दी तो सामने वाले सर्वाइवर को हम देखेंगे तो हम उसे स्टिग्मेटाइज खुद नहीं करेंगे। वाह गुलशाना, जो सहारे की तलाश में थी आज खुद वो दूसरों का सहारा बन गई है। आज अगर आपने सुनी बात राजकुमार जी की, काजल की, गुलशाना की, उनका एक ही आपके लिए संदेश है। अगर आप किसी को जानते हैं जिनको टीबी हुआ है तो उनको परहेज मत करें, मतलब उनसे दूर ना भागें, उनकी रिकवरी में उनकी सहायता करें, सहयोग करें, आपके नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र तक उनको पहुंचाने में उनकी मदद करें और समाज में उनका सम्मान बनाए रखने में आप अपना योगदान दें। अरे हम सब मिलकर यूं ही जिंदगी बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो 7 रंग हैं ये जहां, गुलशाना हो, काजल हो, राजकुमार जी हो, राजेश भूषण जी और पंत साहब, रंगी हम ही तो बनाएंगे। जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो 7 रंग हैं ये जहां, रंगी बनाएंगे। सरगम हमसे बने, लगने हमसे जवान, झूमे आसमान। अरे हम ही तो दुनिया के साथ अजूबे हैं, हमसे है जहां। दुआ 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 दुआ, जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे। हम तो 7 रंग हैं ये जहां, रंगी बनाएंगे। वेलकम बैक। आज कुछ ऐसे जंगों के बारे में भी बात होंगी जो वर्षों से हमारे देश में कुछ लोग लड़ते आ रहे हैं। मैं इजाजत चाहूंगी पंत साहब थोड़ा सा कि आप हमको समझाइए कि फाइलेरिया क्या होता है। फाइलेरिया एक परेशान करने वाली बीमारी है जिसमें एक वेक्टर बोर्न डिजीज, एक किस्म का एक मच्छर जो है उससे होती है और इसमें पैर सूज जाता है। जी, इसको हिंदी में हाथी पांव कहते हैं। कुछ राज्यों में हमारे ऐसे हैं जहाँ पर ये ज्यादा इसका प्रेवलेंस है, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, कुछ राज्यों में है। बाकी सौभाग्य है कि पूरे देश में उतना इसका इंसिडेंस नहीं है और ये राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसका उपचार और इसके जो लोग हैं उनकी दवाई वगैरह उपलब्ध कराना, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसको ले रखा है सरकार ने। सीमा जी, आपको 14 साल ये संघर्ष करना पड़ा और आप अब इन संघर्षों से गुजरते हुए खुद समाधान बन चुके हैं। फाइलेरिया के खिलाफ आपने जंग छेड़ दी है। कुछ बताइए ना अपने बारे में। हम घर घर जाके सबको सफाई वगैरह की, जैसे कैसे पैर धुलना चाहिए, कैसे उंगली साफ करनी चाहिए, उन लोग को बताते हैं। और दवा भी आशा बहू के साथ में जाते हैं। पहली बार हुआ था तब पता चला था कि फाइलेरिया हुआ है? नहीं मैडम, पहले तो हमें पता ही नहीं चला। बुखार आता था, हम ये कामला स्कूल में पढ़ाते थे, छोटे बच्चों को, नर्सरी केजी वाले बच्चों को पढ़ाते थे। तो 2 मंजिल 3 मंजिल पे चढ़ के जाते थे तो पैर में सूजन आ जाती थी। तो वहाँ के ये कहते कि बुखार चढ़ने उतरने से आ जाते हैं। फिर हम बहुत परेशानी होने लगी हमको। तब फिर हमने अस्पताल में दिखाया, प्राइवेट भी दवाई की, वहाँ भी ये कुछ नहीं बताएं। फिर काफी दिन हो गया, 4-5 साल बाद फिर हमने जब ज्यादा दिक्कत बढ़ने लगी फिर शुरू कर दिया अपना इलाज
तब जाके वहाँ से बोले कि आपके फाइलेरिया की शुरुआत हो गई है। आप बख्शी तालाब लखनऊ से हैं जी। और आप अब न सिर्फ सरकारी अस्पताल में पूरी मदद पाते हैं बल्कि दूसरों की भी अब मदद हाँ, करती हैं। दूसरों की भी मैडम मदद करती कि हैं। फाइलेरिया ऐसी बीमारी है जिसमें आपको समाधान मिल सकता है, मिला है। डॉक्टर का सहयोग हाँ, मिल सकता है। एक बहुत पुराना जो राजेश जी वर्षों से चला आ रहा है विषय वो है काला आजार का। ऐसा लगता है कि बीमारी कभी खत्म ही नहीं होगी, लेकिन आज हमारे स्टूडियो में पिंकी बैठी है, काला आजार चैंपियन। काला आजार भी एक ऐसी बीमारी है जो लोग मानते थे कि बुजुर्गों को होता है। कैसे होती है ये बीमारी? मैडम, काला आजार सैंड फ्लाई के माध्यम से होता है और देश के कुछ खास राज्य हैं और उनमें भी कुछ जिले हैं जहां की ये लंबे समय से चली आ रही है। अब लेकिन एक आशा की किरण है, इतना जो सस्टेन्ड एफर्ट हुआ इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, तो आगामी लगभग 2-3 माहों में ही हम इस स्थिति में होंगे कि हम कह सकें कि हमने काला आजार को अपने देश से ख़त्म कर दिया है। इसमें बड़ी भूमिका अवेयरनेस ने निभाई है। जिन जगहों पर ये होता था, जिन गांवों में, जिन ब्लॉक्स में, जिन जिलों में, वहाँ के लोगों का प्रयोग कार्यक्रम ने किया अन्य लोगों को जागृत करके। कौन जानता था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का एक परिणाम ये भी होगा कि सैंड फ्लाई की जो चुनौती है वो एक समाधान में बदलती हुई नजर आएगी। लेकिन पिंकी, तुम 20 साल की हो, ग्रेजुएशन कर रही हो, जब आस पड़ोस में पता चला कि पिंकी को काला आजार है, तुम दियोरिया से हो, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैम, वो हमसे दूर भगते थे क्योंकि उनको ये था कि अगर हमको हुआ है तो उनको बुखार जैसे संक्रमित बुखार भी है और ये सही भी है। लेकिन जब हमको बुखार लगी थी तो हमारे परिवार को और हमको खुद नहीं पता था कि ये काला जार, हमको लगा कोई नॉर्मल बुखार है और दवा खाने से ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसे बहुत दिनों तक हमको दवा चला और दवा चलने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब गवर्नमेंट अस्पतालों में मैं गई तो वहाँ पर मुझे संपूर्ण रूप से इलाज मिला और मैं ठीक हो गई। दूसरी बात ये है कि पहले तो 2 टाइप का ये काला जार होता है, एक होता है पेट वाला और एक होता है स्किन वाला, और मुझको ये दोनों हुआ है। अब मैं इन दोनों से बहुत दिनों तक लड़ी हूँ। तो जब मैं ठीक हो गई, ये जो दूसरा काला जार था जो स्किन वाला, उसका भी इलाज सरकारी अस्पतालों में ही हमको मिला है। तो एक नेटवर्क जो ये काला जार से प्रभावित जो पूर्व जब ठीक हो गए हैं उन लोगों को ये नेटवर्क जो है उसमें जोड़ा गया है और फाइलेरिया का भी ऐसे ही बना है। जी, बात है। तो पिंकी, लड़की को हुआ काला आजार, इसको लेके भी क्या समाज में, परिवार में चर्चा रही? अरे बाप रे, लड़की का ब्याह नहीं होगा, कैसे हाँ, होगा? ऐसा बहुत हुआ। देखिए मैम, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ ताकि लोग हमारी बातों को सुन सकें और काला जार के बारे में लोग जान जाए, इसके प्रति लोग जागरूक हों। जागरूकता का संकल्प लेकर पिंकी आज हमारे स्टूडियो में आई है। मुस्कुराते हुए कह रही है आप सबसे कि दिल है उसका छोटा सा, छोटी सी आशा, लेकिन ऐसा लगता है पिंकी जितना बोलना चाहती है कि संकल्प बहुत बड़े हैं। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा।
सुन रहे हैं नई सोच नई कहानी, रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनिल कुमार जी, जो एक ऐसे संगठन के डायरेक्टर हैं जो देश भर में अंगदान, ट्रांसप्लांट सहित व्यवस्थाओं को देखते हैं। अनिल जी, ये एक बहुत ही मार्मिक विषय है। किसी अपने को खो देना, उसको प्रोत्साहित करना कि उनके अंगों को दान करो, कहना तो आसान है, उस वक्त उस घड़ी कितना मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। इसी के लिए नोटो जो है प्रयासरत है कि हर तरह से हम लोगों को अवेयर करें कि ये अंगदान कितना ज़रूरी है और हमारे देश में बहुत ज़रूरत है। ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा है और जो लोग अंग के फेलियर से पीड़ित हैं उनको हम लोग अगर एक नया जीवन दे पाते हैं। जब हम अंगदान करते हैं, एक अंगदान करने के बाद एक व्यक्ति के अंगों से 8 से 9 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं, जिसमें 2 किडनीज, 1 लीवर, 1 हार्ट, 1 पेनक्रियाज, 2 लंग्स और इंटेस्टाइन। ये अंग जीवनदायी अंग है। इसके अलावा टिश्यूज को भी दान दिया जा सकता है, जिसमें कॉर्निया, बोन्स, ये जो टिश्यूज हैं ये इनसे भी जिनको इनके जैसे जो देख नहीं सकता उसको देखने लगता है तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो इस सब से अंगदान बहुत जरूरी है। और अगर सब इसके बारे में सोचेंगे और जब डॉक्टर आपसे पूछते हैं और अब जब इस व्यवस्था में होते हैं, जब अस्पताल में डेथ होती है, तो उस समय हम लोग इसके बारे में जरूर सोचें। ऐसा नहीं है कि अंगदान हमारी सभ्यता के लिए नया है। दधीची, देहदान की परंपरा हमारे देश में रही है, लेकिन जिस कठिनाई की अनिल जी बात कर रहे हैं उसी कठिनाई का सामना एक बेटे के नाते संतोष तुमने सामना किया। पिता की मृत्यु के बाद तुमने खुद अपने पिता के अंगों का दान किया। जी मैम, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी फेस किया था। मेरा एक फ्रेंड था तो उसके लिए हम लोग हॉस्पिटल में रहे थे कंटिन्यू 5 दिन, बट रिकवरी नहीं हो पाई और वेंटिलेटर पे ही वो खत्म हो गया था। तो उसके बाद मैंने अपने लिए डिसाइड किया था, बट ये जो भी हुआ थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। बट पापा निकले थे अपना रेगुलर काम पे, तो शाम को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे एडमिट हैं। तो उसके बाद से जो ऑर्बा ऑर्गेनाइजेशन थे उसके थ्रू बात हुई, बट मदर से फिर बात की गई, उन्होंने भी बात की ऑर्बा ऑर्गेनाइजेशन ने, फिर उसके बाद ये सब डिसाइड हुआ था। ये निर्णय लेना अपने आप में कठिन है, लेकिन ये जानकारी प्राप्त करना कि तुम्हें एक नए अंग की ज़रूरत है। आज लक्ष्मी हमारे साथ है कि दिल जो धड़कन भी देता है, जीवन भी देता है और हौसला भी देता है, वो क्या कमज़ोर पड़ जाता है जब पता चलता है लक्ष्मी की हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। मैम, मैं बहुत कष्टों से मैं गुजरी थी, बहुत मुसीबत झेली हूँ मैं। मेरे हस्बैंड ने बहुत साथ दिया है मेरा। 3 बच्चे हैं? हाँ जी, मेरे 3 बच्चे हैं। ड्राइवर हो? तुम ट्रेनिंग देते हो? हाँ जी, मैं केदारनाथ से भी होके आई हूँ अभी, नया दिल पाने के बाद। हाँ जी। और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। और जब ट्रांसप्लांट हो रहा था जी, तो उस वक्त कितनी भयभीत थी, कितना सहयोग मिला आसपास से? मैंने तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया था, जो होगा देखा जाएगा। रिकवरी में कितना समय लगा लक्ष्मी? 3 दिन बाद मुझे होश आया था और बता रहे थे 8 घंटे लगे थे मेरे को। और कितना समय फिर अस्पताल में रही? कितना मैं समय 1 महीना, बाहर नहीं? 1 महीने में घर आई। कमर, तुम्हारे लिए तो एक अलग ही दुविधा थी, किडनी की जरूरत थी और देने वाले पिताजी, और घर में फिर क्या माहौल था जब कहा कि और किसी से मैच नहीं हो रहा, पापा से हो रहा है? मैम, एक्चुअली मेरे फैमिली मेंबर ही बहुत कम है। मम्मा है नहीं मेरी और भाई भी नहीं है, और छोटी बहन की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी, तो एट लास्ट मेरे पास हस्बैंड बचते हैं और पापा। हस्बैंड को भी थोड़ी न्यूरो की प्रॉब्लम है। अब क्या किया जाए, पापा की एज भी थोड़ी ज़्यादा थी, बट लास्ट पे जब उन्होंने देखा कि मेरी कंडीशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुके थे डायलिसिस पे, तो कभी हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कभी क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो फिर पापा ने डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फिर उन्होंने अपने बेसिक टेस्ट करवाए पहले गांव में। जब वो बेसिक टेस्ट हुए, सारे ठीक हो गए, तो कहा कि मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद से फिर ट्रांसप्लांट की प्रोसीजर स्टार्ट हो गई। पापा कम्स टू द रेस्क्यू। यस मैम। कमर, ये बताओ, 2 बच्चे हैं, आरएमएल में शायद तुम्हारा ट्रांसप्लांट हो, ऑलमोस्ट मुफ्त में हुआ। जी मैम। तो अगर ऐसी सुविधा नहीं होती सरकारी व्यवस्था में, तो किस प्रकार की चुनौती तुम संभवतः फेस करती? मैम, सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने के लिए, तो जिनके पास नहीं है पैसा वो क्या करें। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात रही कि आरएमएल में मुझे ये फैसिलिटी मिली। उन डॉक्टर्स को हम भी आभार व्यक्त करना चाहेंगे, लेकिन एक आभार राहुल प्रजापति को भी, जो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं डिस्कस थ्रो में वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में। राहुल, ये कौन सा गेम है भाई? मैम, ये वो गेम है जिनके ट्रांसप्लांट हो गए हैं, तो वो लोग अपने आप को खुद को प्रदर्शित करने के लिए इसके सहारे एक लाइफ का एक पार्ट बन जाता है उनका, कि हम इसके
सारे भी अपनी लाइफ जी कि तुम्हारी काबिलियत में इजाफा हुआ है या काबिलियत कम नहीं हुई है। हाँ जी। ये उसका संकेत है। राहुल रिसिपिएंट है हार्ट के, मतलब आपने दिल का ट्रांसप्लांट करा है। क्या उम्र है राहुल? मैम अभी 29 हो गई है और 23 की एज में मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया था। और अब राहुल नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स में सहयोग देने जा रहे हैं। जी मैम, लास्ट भी मैं नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स में गोल्ड लेके आया था और 1 और 2 दिसंबर को मेरे नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स हैं। चलिए, आज श्रोता जितने हमारे हैं राहुल, वो तुमको अपनी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि तुम गोल्ड और भी सारे खिताब जीतकर नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स से आओ। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम में गोल्ड मेडल जीत के लाओ हिंदुस्तान के लिए आजकल, क्योंकि ज़माना ही हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का है। लेकिन आज इन सब की कहानियाँ सुनने के बाद आपको भी एहसास हो चुका होगा कि हर घड़ी जिंदगी रूप बदलती है। लेकिन हाँ, जिंदगी अगर कोई कठिन करवट ले ले तो आप प्लीज अंग दान करना ना भूलें। और अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन है 1800-114-770 1800-114770। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। बदलते रूपों की जिंदगी में कुछ ऐसे भी रूप जो एक योजना के माध्यम से समाधान बनकर आते हैं। हाँ, हम सब ने आयुष्मान भारत योजना के बारे में सुना तो है, लेकिन आइए सुने आज उनकी कहानी जिन्होंने योजना को जीवन में उतारा है। आज हमारे साथ हैं अंजुम खातून सांचौली से, और अंजुम के साथ आए हैं उनके बेटे अजीम। जी अंजुम, अजीम को हुआ क्या था? जी, इसके पैदाइशी दिल की बीमारी थी। तो हम पहले अलीगढ़ में रहते थे, वहाँ पे इसका इलाज चला, 6 महीने का था ये। डॉक्टरों ने बताया कि इसके दिल में छेद है, इसका इलाज दिल्ली ले जाओ और पंत में होगा इसका इलाज। पैसों के कारण हम पे इलाज नहीं हो पाया। अब हम सांचौली में रहते हैं, गुड़गांव में पड़ता है ये गांव। तो हमारे डॉक्टर आंगनवाड़ी से रहते हैं, वो उनका नाम है देविंदर। उन्होंने हमें बताया कि आयुष्मान कार्ड से आपका इलाज होगा, इस बच्चे को गुड़गांव में ले जाओ 10 सेक्टर में। वहाँ पे हम ले गए, वहाँ पे इसकी जाँचें चली निरोगी काया से, उससे इसकी जाँचें हुई। उसके बाद में उन्होंने हमें रेफर कर दिया जांचें होने के बाद। अजीम की उम्र क्या है? 16 साल का है। अजीम, अब तबीयत ठीक है? जी। और अगर अजीम आज तुमको प्रधानमंत्री मोदी सुन रहे होते तो तुम उनको क्या कहते? थैंक यू बोलेंगे, थैंक भारत सरकार के लिए और जितनी भी टीम है डॉक्टरों की, जिन्हों के कारण हमें अपना हमारा बेटा अच्छा हुआ है, के लिए धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद के लिए नहीं, अजीम को ढेरों दुआएं मिले, अजीम नए सफलता के शिखर पर पहुंचे। इसी सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आयुष्मान भारत के संकल्प को साकार किया है। एक और संकल्पित महिला हमारे मध्य में आज है अमरजीत कौर पीलीभीत से, और अमरजीत को आयुष्मान भव का आशीर्वाद मिला दिल्ली की एम्स में। अमरजीत, हाँ जी मैम। बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ तुम्हारा? हाँ जी मैम, मेरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है। और आयुष्मान भारत के अंतर्गत क्या मदद मिली? मैम, इस योजना के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। जब हमारे डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपका 3 से 4 लाख रुपए आपके इलाज के लिए लगेंगे, तो मैं मतलब कि उस टाइम जो सिचुएशन थी, मेरे मुँह से आवाज़ नहीं निकली। मैं एक गरीब परिवार की महिला हूँ, तो 3-4 लाख रुपए अपने इलाज के लिए लगाना, मतलब कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकले, लेकिन मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे थे। तो साथ ही में डॉक्टर साहब बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि आप रो क्यों रहे हो? मैंने कहा मेरी ज़िंदगी अब आज से ख़त्म है सर, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी बेटी है 8 महीने की, तो मैं उससे अब नहीं मिल पाऊँगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। क्यों? मैंने कहा मेरे पास पैसा नहीं है इलाज कराने का। तो हमारे डॉक्टर्स ने मुझे बताया सारी मतलब जो आपको प्रोसीजर आके करना है कि आपको सरकार के द्वारा मदद मिलेगी। तो उन्होंने हमें भेजा 151 रूम में। वहाँ पे हम जब गए तो मैंने वहाँ पे हमारी नीतू मैम जी हैं, उन्होंने हमारी मदद की, बताया हमें कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको लगाने हैं, कैसे कैसे आपको सरकार द्वारा मदद मिलेगी। बस उनकी बात सुनी तो मेरा मनोबल बढ़ा उनकी बात सुनकर। तो उसके बाद मैं नहीं रुकी, मैंने अपनी पूरी फाइल कंप्लीट करवाई और मैंने
पूरा अपना इलाज ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट करवाया है। फॉलोअप के लिए 6 महीने में एम्स में आती हूँ। मेरी बेटी 11 साल की है जो आज वो मेरे साथ आई है। अरे वाह, आज मुस्कुराती हुई अमरजीत एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। सिंह साहब, आप ऐसे कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों को आयुष्मान भारत योजना की सफलता के बारे में अथवा आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत क्या क्या मदद मिल सकती है उसके बारे में बतलाते हैं। मैम, आयुष्मान भारत योजना जो है, मुझे लगता है कि इस आज़ाद भारत का सबसे रिवोल्यूशनरी प्रोग्राम अंत्योदय को लेकर अपने आकांक्षी वर्ग तक पहुंचने के लिए है। जैसे अभी आयुष्मान भवा आपने कहा, मुझे लगता है ये आयुष्मान भवा आपके और हमारे प्रधानमंत्री के लिए ज़्यादा है जो ये दुआएं लग रही हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज है जो बिहार के रोहतास ज़िले में है, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आयुष्मान भारत के द्वारा मिलने वाले जो योजना के द्वारा जो लाभ होता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। इस योजना के भी कुछ अपने लिमिटेशंस हैं जिसके साथ में हम उनको आगे प्रमोट करते हैं कार्ड बनाने में। अभी तक मैंने खुद ही कम से कम 18 से 20 हज़ार कार्ड मैंने खुद ही लोगों को प्रमोट करके बनवाया उसमें। वाह, तो आपको भी दुआएं मिलेंगी उनकी। लेकिन सरला, आप कैंसर सर्वाइवर हैं। कैंसर अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, चुनौती है, और आपको दरकार थी पैसे की और आपको राष्ट्रीय आरोग्य निधि से वो पैसे मिले। कुछ बताएं उसके बारे में। मैम, मैं एम्स में गई थी, प्राइवेट मेरा ऑपरेशन हुआ था। फिर मेरे को पैसे उन्होंने बोले कि बहुत लगेंगे, मेरे पास इतना पैसा नहीं था। फिर उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि एम्स जाओ। एम्स गई तो वहाँ मैं डॉक्टर से मिली, डॉक्टर अजय गोगे सर से। उन्होंने मतलब मेरे को बोला कि तुम्हारे कम से कम 4-5 लाख रुपए लगेंगे। मैं कहा सर मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है। तो बोले कि बेटा फिर कैसे होगा। मैंने कहा देखो मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पति आँखों में मोतियाँ भी ना और काम भी नहीं करते, बेटा मेरा छोटा हैगा। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा बेटा क्या करता है। मैंने कहा मेरा बेटा पटरी पे काम करने जाता है। तो बोले चलो तुम मैडम इनकम का सर्टिफिकेट बनवाओ, उससे तुम्हारा मतलब हम करवाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वगैरह मतलब इकट्ठे करे। डॉक्टर ने मेरी बहुत मदद की। फिर 151 में भेजा मुझे। नीतू मैडम थी, बहुत अच्छी थी मैडम। तो उन्होंने फिर 5 लाख रुपए की मदद दिलवाई। हाँ जी। अरे वाह, नीतू मैडम से मैं भी मिलना चाहूंगी किसी दिन। मैडम है सर, बहुत अच्छी है। ऐसे ही अच्छे लोगों की अच्छाई की वजह से आज हमारे मध्य में है नाजिश। नाजिश, तुम्हारा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ और मदद क्या मिली? आयुष्मान कार्ड योजना। मैं आयुष्मान कार्ड योजना को धन्यवाद करना चाहूँगी। मैं मेरठ ज़िले से एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरा नाम नाजिश है और अगर आयुष्मान कार्ड ना होता शायद मैं आज आपके बीच ना होती, आपसे ना मिली होती। प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने ये योजना बनाई और नया जीवन दान दिया। और इसीलिए नाजिश, तुम्हारी ये बात सुन के लगता है मैं तुमसे कह दूं कि जीवन के हर मोड़ पर मिल जाएंगे हम सफ़र, जो दूर तक साथ दे, ढूंढे उसी को नज़र। तुम्हारी नज़र तलाश रही थी उसको जो मदद करे, और आयुष्मान भारत वो मदद के रूप में तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हो पाए। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे, ढूंढे उसी को नजर। तू वही है जिसको ढूंढे कब से मेरी दो निगाहें, हे चलते चलते मिल जाएंगी तेरे मेरे दिल की राहें। इतने बड़े इस जहां में बसाएंगे हम अपना छोटा सा घर। जीवन के हर मोड़ पे मिल जाएंगे हम सफर, जो दूर तक साथ दे, ढूंढे उसी को नजर। वेलकम बैक। आज पुनः हमारे साथ इस अंतिम सेगमेंट में है पंत साहब और राजेश जी। पंत साहब, आज पूरे दिन के इस कार्यक्रम में मैंने सुना कोई आयुष्मान भारत योजना के सहयोग से जीवनदान पा रहा है, कोई एम्स में बार बार जाकर रेफरल ले पा रहा है, कोई काला आजार से लड़ रहा है, कोई फाइलेरिया से लड़ रहा है, ऑर्गन डोनेशन की हमने बात की। लेकिन आज जो अन कहे अन सुने जो हमारे सबसे बड़े वाहक हैं आयुष्मान भारत योजना के, वो है हमारे डॉक्टरों की फौज। देश के अलग अलग सरकारी संस्थानों में डॉक्टर्स की इस फौज को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, डॉक्टर्स और बाकी सभी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो सही में हमारी फ़ौज हैं। हमारे देश में करीब 90 लाख से अधिक पूरे हेल्थ वर्कफोर्स है, डॉक्टर उसका अहम भाग हैं। और हर गांव में आजकल हेल्थ वेलनेस सेंटर है, वहाँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर से लेके
PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिला अस्पताल, सब जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, हर जगह डॉक्टर जो हैं वो दिन रात मुस्तैदी से अपना कार्य संपन्न कर रहे हैं। तो यही संदेश है कि इसी तरह इस बड़े देश के नागरिकों की सेवा में लगे रहें, चाहे निजी क्षेत्र में हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में। एक ऐसे डॉक्टर साहब भी हैं जो सिर्फ कंप्यूटर में मिलते हैं। राजेश जी, डॉक्टर्स भी त्रस्त हैं उस गूगल डॉक्टर के साथ। आपको क्या संदेश देना है उन श्रोताओं को जिनको अगर छींक भी आती है तो उनको लगता है पता नहीं कौन सी गंभीर बीमारी हो गई है, जो तुरंत अपना फ़ोन निकालते हैं, कंप्यूटर निकालते हैं, कहते हैं मुझे ये सिम्टम है और गूगल ने कहा ये मुझे बीमारी है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैडम, सूचना की जो क्रांति है उसका ये एक पहलू है जिससे कैसे बचा जाए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन क्योंकि जैसा सुधांश ने बताया, हमारे कटिंग एज लेवल पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, स्वास्थ्य और हेल्थ सेंटर्स हैं, वहाँ पर डॉक्टरों की पदस्थापन हो गई है। तो हम नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, क्योंकि वो सब क्वालिफाइड हैं, वो बता सकते हैं कि क्या बीमारी है, उसका क्या इलाज है। तो गूगल पर अगर कम निर्भर रहें, कम से कम अपने स्वास्थ्य के लिए, तो वो हम सबके लिए अच्छा हो। डॉक्टर की दृष्टि से अगर आप गूगल डॉक्टर पर निर्भर करते हैं तो आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप प्लीज़, अगर कोई भी बीमारी का आपको अंदेशा है तो अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। आपके अपने निजी जो वहाँ पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे जांच करवाएं, सेल्फ मेडिकेट ना करें। लेकिन मैं श्रोताओं से कहना चाहती हूँ कि आज आपने पूरे कार्यक्रम में हमारे बेनिफिशरीज़ को सुना, जो मेडिकल योद्धा हैं उनकी कहानियाँ सुनी। लेकिन गमगीन होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि बीमारी ही बीमारी है। आज का ये कार्यक्रम समर्पित था उन लोगों को जो हर गाँव, हर गली, हर मोहल्ले तक समाधान लेकर पहुंच चुके हैं। इसलिए आज जाते जाते आपसे कहना चाहती हूँ, भैया, ऑल इज वेल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला था साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं। दिल जो तेरा बात बात पे घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तो फुसला ले। दिल इडियट है, प्यार से उसको समझा ले। होठ घुमा, सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल। स्कॉलरशिप की पी गया दारू, गम तो फिर भी मिटा नहीं। अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड तो फिर भी दिखा नहीं। बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा, सीख घुसेगी या साला की माँ होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो होठ घुमा, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल। अभी आपने सुना नई सोच नई कहानी की तीसरी कड़ी। विषय था एक्सेसिबल हेल्थ फैसिलिटीज। कार्यक्रम को पेश किया महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने। ये कार्यक्रम समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति थी। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप अगले बुधवार सुन सकते हैं 9 बजे से।
कार्यक्रम से जुड़ी बातें या आपके फीडबैक 9289094044 पर प्रेषित करें। सुनते रहें आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।